हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्वालवा कोचिंग क्लासेस। तो बच्चों, इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के पीवाईक्यूज करेंगे और ये पीवाईक्यूज का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है, क्लास 12th के लिए। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्या रहा? अ कॉइल ऑफ एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर, मतलब एक कॉइल है जिसका एरिया गिवन है बेटा 0.5 मीटर स्क्वायर गिवन है, इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग बाउंड्रीज। मतलब इसको कहां रखा हुआ है? मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है। द मैग्नेटिक फील्ड वेरीज एज ये, मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो टाइम के साथ कैसे वेरी कर रहा है? 0.5 टी स्क्वायर प्लस 2, वेयर बी इज इन टेस्ला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला में गिवन है और टाइम सेकंड में गिवन है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, कह रहा है कि कितना इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा जब टाइम 1 सेकंड होगा, जब टी की वैल्यू कितनी होगी बेटे? 1 सेकेंड की होगी, तब ईएमएफ कितना होगा। तो देखो ईएमएफ क्या होता है बेटा? ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, और यहाँ पे नेगेटिव साइन तो बता रहा है कि इसका नेचर क्या होगा? अपोजिट होता है। जो ये नेगेटिव साइन होता है, तो हमें तो सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है, तो मैं फिलहाल इसका मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं। तो E इज इक्वल्स टू डी फाई बाई डी टी। फाई को हम क्या लिख सकते हैं? फाई को हम लिख सकते हैं बी ए लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फाई को बी ए लिख देते हैं। तो फाई ईएमएफ इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी। फाई क्या है? बी ए है। ठीक है, ए कांस्टेंट है तो मैं ए को बाहर निकाल लेता हूं। तो ए को मैंने बाहर निकाल लिया, बचा क्या? डी बी बाई डी टी। मतलब मुझे यहाँ पे डी बी बाई डी टी देखना है। अब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या था? 0.5 टी स्क्वायर प्लस 2 था ना। इसे डिफरेंशिएट कर देते हैं तो डी बी बाई डी टी हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे तो क्या आएगा? 2 इंटू 0.5 टी, 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 टी हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपली टी हो गया। तो E इज इक्वल्स टू ए इंटू डी बी बाई डी टी, वैल्यू क्या है? टी है। टाइम हमें गिवन है कितना? 1 सेकेंड, और एरिया गिवन है 0.5। तो एरिया हो गया 0.5, टाइम हो गया 1 सेकेंड, तो ईएमएफ हो गया 0.5 वोल्ट। तो आंसर क्या हो गया हमारा? आंसर हो गया ऑप्शन ए, जो कि हो गया 0.5 वोल्ट हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ सर्कुलर कॉइल, सर्कुलर लूप ए ऑफ रेडियस आर, मतलब हमारे पास एक सर्कुलर लूप है। ये इस तरीके से एक सर्कुलर लूप है। ठीक है, ये ऐसा एक सर्कुलर लूप है। अब इसका रेडियस है आर। इसका रेडियस कितना गिवन है बेटे? आर इसका रेडियस गिवन है, इसका रेडियस आर गिवन है। कैरीज करंट आई, सपोज करते हैं कि करंट इस तरीके से इसमें फ्लो कर रही। अनदर कॉइल ऑफ लूप बी, अनदर कॉइल सर्कुलर लूप बी ऑफ रेडियस आर बाई 2। ठीक है, तो जो दूसरा कॉइल है उसका रेडियस कितना? आर बाई 2 है। ठीक है, तो जो दूसरा लूप है वो आर बाई 2 है उसका रेडियस। इस प्लेस कंसेंट्रिकली, मतलब इसी के साथ कंसेंट्रिकली रखा गया है। कैसे रखा गया? ऐसे कंसेंट्रिकली रखा गया, ऐसे। ठीक है, ऐसे कंसेंट्रिकली रख दिया गया यहाँ पे, ऐसे। ठीक है, इसका रेडियस है आर बाई 2। कितना है? आर बाई 2 है। ठीक है, द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद बी, मतलब जो बी है, जो ये तो ए है ये, और जो ये कॉइल बी है, तो कह रहे हैं कि जो बी कॉइल है उसके साथ कितना फ्लक्स लिंक्ड होगा। ठीक है, अब जरा देखेंगे तो इसके साथ कितना फ्लक्स लिंक होगा। तो देखो ये करंट कैरिंग कॉइल था, बाहर वाला ए, इसकी वजह से यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा होगा। हाँ, ऐसा कुछ ऐसा हो रहा होगा। कलर चेंज कर देता हूं मैं। तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसा हो रहा होगा, ऐसा। ठीक है, ऐसा होगा। अब देखो जो ये अंदर वाला जो कॉइल है, ये इसके थ्रू पूछ रहे हैं कि जो इसके थ्रू जो फ्लक्स है वो किसके प्रोपोर्शनल है। तो भैया हमें पता है कि फ्लक्स इज इक्वल्स टू क्या होगा? बी ए। क्या होगा? फ्लक्स इज इक्वल्स टू बी ए के बराबर आएगा। बी क्या है भैया? यहाँ पे मैं बी किसका रखूंगा? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए वाले का मैग्नेटिक फील्ड। किसका वाले का? मैग्नेटिक फील्ड ए वाले का। और जो यहाँ पे एरिया रखेंगे वो बी वाले का एरिया रखेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो किसकी वजह से आया? वो ए कॉइल में करंट थी, उसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है।
और यहाँ पे जो एरिया है वो किसका है, वो बी वाली कॉइल का एरिया है। तो ए का मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड हो गया। एरिया कितना है इसका भैया, पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो म्यू नॉट आई अपॉन 2r, ये हो गया पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो गया, ठीक है। और ये r से एक r कैंसिल हो जाएगा, बाकी और टर्म्स कोई कैंसिल नहीं हो रहे होंगे। म्यू नॉट आई पाई आर अपॉन 8 हो गया। तो जो फ्लक्स आ रहा है बेटा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रहा है किसके, रेडियस के, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अच्छा ये 0 नहीं है, ये पावर 1 होगी, ये पावर 1 है बेटा, ये पावर 1 है यहाँ पे। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। तो जो यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेडियस के। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, द करंट इन अ प्राइमरी कॉइल ऑफ पेयर ऑफ कॉइल्स चेंजेस फ्रॉम, इतना मतलब जो करंट है वो चेंज हो रही है कहाँ से कहाँ, वो 7 एम्पियर से चेंज हो रही है कहाँ तक, 3 एम्पियर तक। कितने टाइम में, 0.04 सेकेंड टाइम में। द म्यूचुअल इंडक्शन बिटवीन द टू कॉइल्स, म्यूचुअल इंडक्शन गिवन है भैया कितना है, 0.5 हेनरी गिवन है। द इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल, मतलब ईएमएफ निकालना है, तो ईएमएफ क्या होता है, -mdi/dt, ये तो होता है ना इंड्यूस्ड ईएमएफ, ठीक है। और ये 2022 का क्वेश्चन है भैया, ठीक है। मैग्नेटिक ये जो है फ्लक्स ये कितना है, मतलब सॉरी म्यूचुअल इंडक्शन 0.5, डी आई को मैं लिख सकता हूँ I2 माइनस I1 लिख सकता हूँ अपॉन टी लिख सकते हैं। तो E इज इक्वल्स टू माइनस 0.5 इंटू I2 कितना है 3, I1 कितना है 7, टाइम कितना लग रहा है 0.04 का टाइम लग रहा है। तो ये हो जाएगा 0.5, ये हो जाएगा -4 और ये जाएगा 0.04, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा, ऊपर तो जाएगा एक मिनट इसको लिख लेते हैं, ऊपर तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 5 इंटू 4 इंटू 10 टू द पावर -1 लिख देंगे क्योंकि यहाँ से पॉइंट हटाया हमने। और ये हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -2 लिख देंगे। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, एक पावर से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, -1 हो जाएगी, ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 10। तो ये आ गया 50 वोल्ट। तो आंसर हो गया हमारा आंसर ए, 50 वोल्ट हो गया इसका आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे, क्या रहा है क्वेश्चन अगला, अ सर्कल कॉइल ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक कॉइल है जिसका एरिया कितना गिवन है बेटा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, एक कॉइल है जिसका एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इज कैप्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, कितने एंगल पे रखा हुआ है 30 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है, ये हो गया 30 डिग्री का एंगल। विद द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी गिवन है कितनी है 10 टू द पावर -1 टेस्ला। द मैग्नेटिक फील्ड इज रिड्यूस्ड टू 0, मतलब ये पहला मैग्नेटिक फील्ड था, बाद में मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस होकर कितना हो चुका है 0 हो गया है। कितने टाइम में, ये लगा 10 टू द पावर -4 सेकेंड का टाइम लगा। द इंड्यूस ईएमएफ इन द कॉइल, कॉइल में कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं -d∅/dt लिख देते हैं, ठीक है। तो d∅ क्या होता है भैया, ∅1 लिखेंगे पहले तो क्या आएगा B1 A cos थीटा, ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया। और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इनिशियल कितना था 10 टू पावर -1 का था, एरिया गिवन है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को अगर मीटर में करेंगे तो क्या करेंगे 100 इंटू 100 कर देंगे, कितना हो जाएगा 1/100 मीटर स्क्वायर, कितना हो जाएगा 1/100 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया हमारे पास है, मैग्नेटिक फील्ड भी गिवन है हमारे पास। अच्छा यहाँ पे जो एंगल है ये जरा चेक कर लेते हैं, इज केप्ट एट एन एंगल ऑफ, मतलब एक कॉइल है जिसको कितने एंगल पे रखा हुआ है 30 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है, किसके साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया
और कॉइल को ऐसे 30 डिग्री के एंगल पे रखा हुआ है ना, ये ठीक है। तो एरिया वेक्टर के बीच में इतना एंगल है, तो फाई 1 इज इक्वल्स टू B1 कितना है, B1 था 1/10 ना, 1/10 है ना, और एरिया कितना है 1/100, ठीक है। cos 30 कितना है, cos 30, तो ये फाइव 1 कितना हो जाएगा बेटे, फाइव 1 हो जाएगा 1 मतलब ये cos 30 होता है √3/2 और ये हो जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, ये फाइव 1 है। फाई 2 कितना है, फाई 2 हो जाएगा 0, क्यों हो जाएगा 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया ना, और अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 हो गया तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी बेटा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा मैग्नेटिक फ्लक्स, ठीक है। तो चेंज इन फ्लक्स निकालना है तो EMF इज इक्वल्स टू, इसे हम लिख सकते हैं फाई 2 माइनस फाई 1, बाहर एक नेगेटिव साइन था, अपॉन dt, ठीक है। तो फाई 2 कितना है, 0 है, फाई 1 कितना है, √3/2 इंटू 10⁻³ टाइम कितना लग रहा है, ये 10⁻⁴ का सेकेंड का टाइम लग रहा है, ठीक है। तो इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो E इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा, ये माइनस से ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा खाली क्या, √3/2 इंटू 10⁻⁴, और ये हो जाएगा 10⁻⁻3, इसे काटेंगे तो नीचे हो जाएगा 10⁻1 बचेगा, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 हो जाएगा, 10 √3/2, इसको काटते हैं तो कितना हो जाएगा 5√3 आ गया, तो हमारा आंसर आ गया, आंसर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करके देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, 3 लूप्स एज शोन बिलो मूव्स विद द मैग्नेटिक फील्ड विद द वेलोसिटी v, मतलब ये हमारे पास 3 लूप गिवन है, ये भी v वेलोसिटी से जा रहा है, ये भी v वेलोसिटी से जा रहा है, और ये भी v वेलोसिटी से जा रहा है, ठीक है। आगे क्या रहा है, इन विच लूप will the induced EMF will be the largest at the instant with the loop enters the magnetic field, कह रहे हैं कि इनमें से, मतलब हमारे पास 3 लूप हैं, एक लूप P है, एक Q है और एक R है, कह रहे हैं कि जब इनको हम मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करवा रहे हैं तो सबसे ज्यादा फ्लक्स किस में होगा, भैया देखो सबसे ज्यादा फ्लक्स उसी में होगा जिसका चेंज इन एरिया क्या होगा बेटे, ज्यादा होगा। अब जैसे सपोज करो कि अभी किसी इंस्टेंट की बात कर रहे हैं, जैसे अभी अगर 1 सेकंड में ये गया, दूसरे सेकंड में ये वाला पार्ट जा रहा है, अगर दूसरे सेकंड में अगर ये पूरा ये वाला पार्ट जा रहा है, ये वाला ना, अगर बाई चांस ये पूरा पार्ट को अगर हम कहते हैं कि ये पूरा पार्ट अगले सेकंड में एंटर कर रहा है, तो 1 सेकंड में क्या होगा कि जो P है उसका कितना पार्ट जाएगा, ये 1 2 इसके ये 4 एरियाज जाएंगे, वहीं पे उसी सेकंड में जो Q है उसका कितना एरिया एंटर करेगा, उसका इतना एरिया एंटर करेगा, वहीं पे R का कितना एरिया एंटर करेगा, R का सिर्फ इतना एरिया एंटर करेगा। ध्यान से समझो, देखो हम इन सबको सेम वेलोसिटी से मूव करवा रहे हैं, अगर वेलोसिटी अगर बाई चांस अलग होती तब ये क्वेश्चन अलग तरीके से किया जाता, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि वेलोसिटी सेम है, और अगर वेलोसिटी सेम है तब ये सब एक ही रेट से एंटर करेंगे। तो देखो जब 1 सेकंड होगा तो ये वाला ये पूरा एरिया एंटर कर जाएगा, जब 1 सेकंड उसी टाइम की बात करेंगे तो सिर्फ ये वाला एरिया एंटर करेगा, और तीसरे वाले में सिर्फ ये वाला, मतलब तीसरे वाले में तो इतना ही एरिया ये वाला एंटर करेगा। तो फ्लक्स क्या कहता है कि फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है एरिया के, जितना ज्यादा एरिया आएगा उतना ही ज्यादा क्या आएगा, फ्लक्स आएगा, ठीक है। तो पूछ रहे हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ, और इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स के, चेंज इन फ्लक्स के। तो सबसे ज्यादा चेंज इन फ्लक्स किस में आ रहा है, ये इसमें आ रहा है, क्यों, क्योंकि पहले एरिया था ही नहीं, लेकिन अचानक से इसमें 4, अगर मैं इस पूरे को 1 यूनिट एरिया ले लूं तो इसमें 4 यूनिट एरिया हो गया या 4 मीटर स्क्वायर हो गया, इसमें 2 मीटर स्क्वायर का एरिया, और इसमें भी 2 मीटर स्क्वायर का एरिया हो गया। तो सबसे ज्यादा एरिया इसमें एंटर कर रहा है, इसीलिए फ्लक्स इसमें ज्यादा होगा, तो ओनली ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्क्वायर शेप्ड कॉइल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायर शेप्ड कॉइल ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर, एक स्क्वायर शेप्ड कॉइल है जिसका साइड कितना है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं उसमें, 100 टर्न्स है, इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसको कहां रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा हुआ है, ठीक है।
ऑफ विच इज इंक्रीजिंग एट इतना, तो मतलब जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, 1 टेस्ला पर सेकेंड से। ठीक है, द इंड्यूस्ड ईएमएफ, देखो क्या कह रहा है कि हमारे पास एक 10 सेंटीमीटर का एक स्क्वायर शेप्ड कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 100 टर्न्स है। ठीक है, और इसको कहाँ रखा हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखेंगे तो यहाँ पे एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो cos 0 जहां कहीं पे भी cos 0 यूज हो रहा होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ, अब इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है तो क्या होगा, डी फाई बाई डी टी होता है। ठीक है, या फिर अगर नंबर ऑफ टर्न्स अगर हम ले लें, ठीक है, तो माइनस एन डी फाई बाई डी टी। अगर मुझे सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड चाहिए, ठीक है, तो यहाँ पे सिर्फ इसका मैग्नीट्यूड लिखेंगे, तो E इज इक्वल्स टू एन डी फाई क्या है, डी बाई डी टी। E इज इक्वल्स टू एन हो गया, और ए एरिया कांस्टेंट है, डी बी बाई डी टी। नंबर ऑफ टर्न्स कितने आए बेटे, नंबर ऑफ टर्न्स आ गए 100। एरिया कितना है, देखो एरिया साइड इंटू साइड करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, साइड गिवन है ना हमारे पास, तो ये हो जाएगा साइड इंटू साइड। इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इसको भी हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो जाएगा 1/100 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एरिया कितना हो जाएगा, 1/100। डी फाई बाई डी टी किसके बराबर है, डी फाई बाई डी टी के बराबर 1 के बराबर है। ठीक है, ये कैंसिल, बचा कितना, 1। ठीक है, नंबर ऑफ टर्न्स रख दिए, एरिया रख दिया, डीबी बाई डी टी, तो ये आ गया 1 वोल्ट। हमारा आंसर आ गया, आंसर डी। ठीक है, 1 वोल्ट आ गया। और ये 23 का क्वेश्चन, देखो कितना आसान सा क्वेश्चन है, बस आपके थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे तो क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे बेटे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सर्कुलर लूप ऑफ रेडियस आर, एक सर्कुलर लूप है जिसका रेडियस कितना आर है, कैरिंग अ करंट आई, लाइज इन द प्लेन विद इट्स सेंटर एट द ओरिजिन। मतलब एक प्लेन है, ठीक है, ये ऐसा हो गया ये, और ये अगर मैं ऐसे एक्सेस बना दूं, ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं इसको सर्कुलर बनाऊं, अगर मैं इसको सर्कुलर बनाऊं ऐसे, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है, तो समझो कुछ ऐसा कह रहे हैं कि जो फ्लक्स है वो इसका रेडियस पे कैसे रिलेटेड है। ठीक है, ये हो गया है ना, देखो ये कह रहा है ना कि सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस आर, इसका रेडियस आर है, कैरिंग करंट आई, इसमें करंट कितनी है, आई करंट है। ठीक है, आई करंट है, लाइज इन द प्लेन विद इट सेंटर, मतलब किसी प्लेन पे लाई कर रहा है, उसका सेंटर कहां पे है, ओरिजिन पे है। हाउ द नेट मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द लूप इज रिलेटेड विद द रेडियस। ठीक है, तो रेडियस के साथ कैसे रिलेटेड है, तो भैया देखो फ्लक्स क्या होगा, डी, मतलब ऐसा लिखते हैं ना, ऐसा, तो फाई इज इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं यहां का रेडियस लिख लूं कि इधर का रेडियस कितना है, पॉजिटिव है, तो इधर वाला रेडियस कितना हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो इस साइड का जो फ्लक्स होगा वो क्या आएगा, ऐसा, ठीक है, पॉजिटिव। और जो ये दूसरी साइड है, ठीक है, जो दूसरी साइड का जो फ्लक्स होगा वो कैसा होगा, वो नेगेटिव होगा, माइनस डी पाई आर स्क्वायर। क्यों, क्योंकि भैया देखो यहां से जितनी करंट एंटर कर रही तो हम क्या बोलेंगे कि यहां से उतनी करंट लीव कर जा रही है। एक दूसरी चीज क्या है कि जब हम ऐसे लिखते हैं कि बी ए इज इक्वल टू बी ए कॉस फाई लिखते हैं ना, तो यहां पे अगर एरिया वेक्टर ऐसा बनेगा तो मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसा ही है। ठीक है, तो यहां पे उनके बीच में एंगल कितना है, 0 है। ठीक है, इस वाले पार्ट में एंगल कितना है, 0 है, और इधर वाले पार्ट में कितना होगा एंगल, इधर वाले पार्ट में नेगेटिव होगा, इस वाले पार्ट में, इस साइड वाले पार्ट में नेगेटिव होगा। तो जो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेगा वो क्या हो जाएगा, वो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो सिंपली यहां पे ध्यान रखना कि नेट मैग्नेटिक फ्लक्स पूछा गया है, तो नेट मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो गया, 0। याद रखना है कि जितना फ्लक्स एंटर कर रहा होगा उतना ही लीव कर जा रहा होगा, सिंपल सा ये। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रेडिक्ट द पोलैरिटी ऑफ द कैपेसिटर इन द सिचुएशन डिस्क्राइब बिलो। यहां पे हमारे पास एक कैपेसिटर लगा हुआ है, ये क्या कैपेसिटर, इस कैपेसिटर की हमें पोलैरिटी को बताना है। कैपेसिटर की पोलैरिटी, जैसे ये हमारे पास कैपेसिटर है, इसकी पोलैरिटी को हमें बताना है। ठीक है, तो अब इस कैपेसिटर की पोलैरिटी को कैसे बताएंगे? अब देखो, अभी देखो नॉर्थ पोल इसकी तरफ आ रहा है। अगर आप यहां से देखो तो इसकी तरफ कौन सा पोल आ रहा है? नॉर्थ पोल आ रहा है। तो नॉर्थ पोल आ रहा है, तो इस नॉर्थ पोल को रोकने के लिए यहाँ पे बनेगा क्या? इस साइड से अगर हम देखेंगे तो इस साइड से बनेगा नॉर्थ पोल बनेगा। तो नॉर्थ पोल बनेगा, इसका मतलब इसमें करंट कैसे फ्लो करेगी? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगी। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो करेगी, इसका मतलब ये टर्मिनल पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव। तो ए क्या होगा बेटे? पॉजिटिव, और बी क्या होगा? नेगेटिव। ठीक है, अच्छा अगर इसी कॉइल को मैं इसके हिसाब से देखूं, देखो कॉइल में दो पार्ट होंगे ना, एक तो इधर वाला पार्ट होगा जब आप इधर से ऑब्जर्व करोगे, दूसरा जब आप यहां से ऑब्जर्व करोगे। तो जब मैं इधर से ऑब्जर्व कर रहा हूं तो ए मुझे कैसा दिख रहा है? पॉजिटिव, बी कैसा दिख रहा है? नेगेटिव। लेकिन जब इस साइड से ऑब्जर्व करेंगे तो इस साइड से कौन आ रहा है? इसकी तरफ साउथ आ रहा है। कैसा आ रहा है? साउथ पोल आ रहा है। तो साउथ पोल को रोकने के लिए यहां पे जनरेट होगा क्या? साउथ पोल जनरेट होगा। कैसा जनरेट होगा? साउथ पोल। ये ठीक है, तो साउथ पोल को रोकने के लिए यहां पे जनरेट होगा बेटा क्या? साउथ पोल जनरेट होगा इस जगह पे ऐसे। तो साउथ पोल जनरेट होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव है, और इधर क्या है? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि भैया करंट पॉजिटिव से नेगेटिव आती है, तो यहां से पॉजिटिव और यहां से नेगेटिव। तो अगर मैं इसके हिसाब से देखूंगा तो ए क्या आएगा? नेगेटिव आएगा, और बी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां से देख रहा हूं तो ए पॉजिटिव, बी नेगेटिव, और अगर यहां से देख रहे हैं इसके हिसाब से समझ रहे हैं तो बी नेगेटिव है और ए पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप, एक कंडक्टिंग सर्कुलर लूप है, इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कहां रखा हुआ है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू है टेस्ला। विद इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, किसके है परपेंडिकुलर? फील्ड के परपेंडिकुलर है। द रेडियस ऑफ द लूप स्टार्ट श्रिंकिंग, मतलब जो रेडियस है वो श्रिंक करना स्टार्ट हो रहा है, वो श्रिंक हो रहा है, मतलब श्रिंक हो रहा है मतलब घट रहा है, तो इसलिए -dr/dt लिख सकते हैं 1 mm पर सेकेंड के हिसाब से। ठीक है, अच्छा mm को मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो 10⁻³ मीटर पर सेकेंड के हिसाब से, मतलब जो एरिया है उसका घटता जा रहा है। फाइंड द इंड्यूस्ड ईएमएफ, हमें क्या निकालना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। ठीक है, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? d∅/dt होता है। ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू, और रेडियस, लूप का रेडियस भी गिवन है कितना? 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर का मतलब हो गया 2 × 10⁻² मीटर। ठीक है, तो -d/dt, यहाँ पे बी ए लिख देते हैं। बी यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ गया, तो बचा क्या? dA/dt। अच्छा एरिया को मैं लिख देता हूं πr²। क्या लिख देता हूं? एरिया को πr² लिख देता हूं, πr²। पाई बाहर आ गया, d/dt और r² को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा? ये हो जाएगा 2r इंटू dr/dt। इसको हमने डिफरेंशिएट कर दिया तो हमारे पास ये मिल गया। ठीक है, अब देखो क्या क्या गिवन है हमें यहाँ पे। मैग्नेटिक फील्ड गिवन है जिसकी वैल्यू है 0.02, पाई 3.14, आर कितना है? 2 सेंटीमीटर, इसका मतलब 2 × 10⁻²। अच्छा dr/dt कितना गिवन है? ये है 10⁻3। ठीक है, तो इसको डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर लेते हैं, और इसे डायरेक्ट इससे कर लेता हूं 0.02 इंटू 3.14 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 0.1256 × 10⁻⁵ वोल्ट। ठीक है, अच्छा एक ये नेगेटिव था, और ये वाला जो पार्ट है ये भी तो नेगेटिव था ना, ये भी नेगेटिव था, नेगेटिव नेगेटिव मिला के क्या हो गया? पॉजिटिव। तो ये हमारा ईएमएफ इतना आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटे। क्या कह रहा? अ रेक्टेंगुलर फ्रेम, ये अच्छा क्वेश्चन है। अ रेक्टेंगुलर फ्रेम ऑफ वायर is placed in a uniform
मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टेड आउटवर्ड्स नॉर्मल टू द पेपर, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से बाहर की तरफ आ रहा है, डॉट का मतलब हो गया बाहर की तरफ आ रहा है। ए बी इज कनेक्टेड टू द स्प्रिंग, जो ये ए बी है ये इसको स्प्रिंग पे कनेक्ट कर रखा है, विच इज स्ट्रेच्ड टू ए डैश बी डैश। अच्छा ये ए डैश बी डैश है ये, हाँ ए डैश बी डैश, ठीक है, मतलब ये ए डैश बी डैश तक स्ट्रेच किया है, देन रिलीज, मतलब ऐसे पकड़ा उसे और ऐसे ए डैश बी डैश वाली पोजीशन तक लेके गए और उसे रिलीज कर दिया। मतलब इस तरीके से एक फ्रेम रखा हुआ है, उसमें ये ए बी को पकड़ा, ए डैश बी डैश तक लेके गए और उसको रिलीज कर दिया, ठीक है। तो टाइम कितना था, 0 टाइम में वो वहां पे उसे रिलीज कर दिया गया। हम एक्सप्लेन क्वालिटेटिवली हाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, हाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल वुड वेरी विद द टाइम, मतलब क्या रहा कि ईएमएफ किस तरीके से वेरी करेगा टाइम के हिसाब से। अब देखो जरा यहां से मान लेते हैं कि हमने डिस्प्लेसमेंट कराया इसका एक्स, क्या है एक्स डिस्प्लेसमेंट कराया। अच्छा जो एक्स है जब इसे हम रिलीज करेंगे ऐसे, तो क्योंकि स्प्रिंग किसके साथ जुड़ा हुआ है, इस तरफ स्प्रिंग है, हमने ऐसे पकड़ा रिलीज किया, तो ये क्या करेगा बेटे इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा। क्या करने लगेगा, टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा। तो जो ये एक्स है इसकी वैल्यू क्या आएगी, माइनस ए कॉस ओमेगा टी, साइनसोइडल फॉर्म में साइन ओमेगा टी भी लिख सकते हैं। तो वो इस तरीके से टू एंड फ्रो मोशन करने लगेगा। तो हमने कह दिया कि भैया ये डी एक्स, एक्स की वैल्यू ये होगी, ठीक है। अब जब t की वैल्यू 0 थी, शुरुआत में t की वैल्यू 0 थी, तो अगर t की वैल्यू 0 रख देते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी माइनस ए। जब जिस टाइम पे t की वैल्यू 0 थी उस समय x की वैल्यू कितनी थी, माइनस ए। माइनस ए क्यों लिया, क्योंकि भैया इसकी पोजीशन से हम पीछे की तरफ खींच के लेके आ रहे हैं, ठीक है। हमें निकालना है इंड्यूस्ड ईएमएफ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है बेटे, माइनस डी फाई बाई डी टी होता है, यही होता है ना। तो फाई क्या होगा, फाई होगा ई ए। अच्छा एरिया क्या हो जाएगा बेटे, एरिया, एरिया अगर मैं इसके लेंथ को एल मान लूं, अगर इसके लेंथ को अगर मैं एल मान लूं तो क्या हो जाएगा ए, ये हो गया लेंथ इनटू ब्रेथ, एरिया क्या हो जाएगा लेंथ इनटू ब्रेथ, तो एरिया हो जाएगा एल इनटू एक्स हो जाएगा, ठीक है। एक्स क्या है इसको रख लेते हैं, तो माइनस बी एल ए कॉस ओमेगा टी हो गया, ठीक है। तो ये फ्लक्स हो गया। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा, माइनस डी बाई डी टी, तो ये माइनस बी एल ए कॉस ओमेगा टी रख लेते हैं। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा पॉजिटिव, तो डी बाई डी टी ऑफ बी एल ए कॉस ओमेगा टी। अब जरा देखो यहां पे जो ईएमएफ है वो क्या आएगा, जब डिफरेंशिएट करना है तो डिफरेंशिएशन के टाइम पे हम कांस्टेंट टर्म बाहर निकाल लेते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पूरा मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट। एल क्या है भैया, जो ये रॉड है, ये जो लेंथ है ये कांस्टेंट है। ए क्या है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, जो कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट है। बचा क्या, खाली बचा हमारे पास ऑफ कॉस ओमेगा टी। अब जो कॉस ओमेगा टी है बेटा ये, तो कॉस का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो बी एल ए ये हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, लेकिन हमें कोफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई करना होता है डिफरेंशिएशन जब करते हैं। तो ईएमएफ कितना आएगा, माइनस बी एल ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। इतना ईएमएफ डेवलप होगा, कितना होगा, इतना माइनस बी एल ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, इतना ईएमएफ डेवलप होगा बेटा वहां पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रॉड है जिसकी लेंथ है 10 मीटर, 10 मीटर लॉन्ग, एक्सटेंडिंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, कहां से, ईस्ट से वेस्ट तक है, किस वेलोसिटी से फॉल कर रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड एट अ राइट एंगल, राइट एंगल पे फॉल कर रहा है टू द हॉरिजॉन्टल, मतलब हॉरिजॉन्टल के साथ राइट एंगल पे फॉल कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड कितना गिवन है बेटे, मैग्नेटिक फील्ड गिवन है 0.3 इंटू 10 टू द पावर -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ ईएमएफ। अरे हमें ईएमएफ निकालना है, तो भैया ये तो बहुत सिंपल सा है कि भैया यहाँ पे जो ईएमएफ है, देखो रॉड को मूव करवाया जा रहा है, किसको मूव करवाया जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में रॉड को मूव करवाया जा रहा है। और जब रॉड को मूव करवाते हैं तो उसमें जो ईएमएफ डेवलप होता है उसे हम
मोशनल ईएमएफ कहते हैं, और वो ईएमएफ वैल्यू कितनी होती है, वो होती है बी वी एल। कितना होता है, बी वी एल। और यहाँ पे 90 डिग्री था, तो साइन थीटा अगर मैं लिख भी लूं तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री हो जाएगी। ठीक है, तो E इज इक्वल्स टू बी कितना था, 0.3 इंटू 10⁻⁻⁴। वेलोसिटी है 5, लेंथ है 10, साइन थीटा तो 1 हो जाएगा, तो इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 15। हाँ, ये इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 15 इंटू 10⁻⁻⁴ वोल्ट हो जाएगा। इतना ईएमएफ आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है गिवन 3 आइडेंटिकल कॉइल्स, हमारे पास 3 आइडेंटिकल कॉइल्स गिवन है P Q एंड R, 3 कॉइल्स हैं P Q और R। इन्हें कैसे रखा है, कोएक्सियली। कोएक्सियली का मतलब होता है कि इनके एक्सेस सबके सेम उस पर लाई कर रहे हैं। इक्वल एंड अपोजिट करंट फ्लोज थ्रू द कॉइल, मतलब इनमें जो कॉइल में है जो करंट है वो कैसी, इक्वल है और अपोजिट है, मतलब इक्वल है और अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है। ठीक है, P और R की बात कर रहे हैं, इनमें Q में कोई भी करंट नहीं है। कॉइल P इज मूव्ड टू द राइट, मतलब कॉइल P को राइट की तरफ मूव करवाया गया, एंड कीपिंग कॉइल्स Q एंड R फिक्स, Q और R को फिक्स रहने दिया। ठीक है, Q और R को मूव नहीं करवाया गया, इनको फिक्स रहने दिया गया। विल द फ्लक्स लिंक्ड विद द Q इंक्रीज और डिक्रीज, गिव रीजन। ठीक है, तो देखो A का जो पहला पार्ट है उसको समझते हैं। देखो अभी क्या इसमें करंट कैसे फ्लो कर रही है, देखो कैसे फ्लो कर रही है इसमें करंट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब यहाँ पे साउथ पोल बन रहा होगा, साउथ पोल बन रहा होगा, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे आ रही होंगी, ऐसे आ रही होंगी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे ना, ऐसे ऐसे। अब इस तरीके से आएंगी, तो जैसे जैसे हम इसको इसके पास लेके जाएंगे बेटे, तो जो ये दूसरा कॉइल है इसके थ्रू भी फ्लक्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। क्यों इंक्रीज कर जाएगा, क्योंकि भैया आर तो रेस्ट में, आर को मूव नहीं करवाया, ध्यान से समझेंगे, आर को मूव नहीं करवाया हुआ, आर के थ्रू जो फ्लक्स पहले था अभी भी उतना ही फ्लक्स है, आर में कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे, आर का जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन जो पी है, जैसे जैसे उसको कॉइल को क्यू के पास में लेके जाएंगे पी को, तो उसकी जो फ्लक्स होंगी वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएंगे। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीजेस। ठीक है, इंक्रीजेस, क्यों, क्योंकि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा होगा उसकी जैसे जैसे नजदीक लेके आएंगे तो इसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगे वो ज्यादा से ज्यादा पास होने लगेंगी। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, यूजिंग लेंज लॉ आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट थ्रू द कॉइल क्यू। कह रहा है कि इसको यूज करके हमें आइडेंटिफाई करना है कि भैया इसमें क्या कौन सा डायरेक्शन है। देखो लेंज लॉ कहता है भैया जो करंट इंड्यूस होगी, क्या कि जो करंट इंड्यूस होगी उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसने उसे प्रोड्यूस किया था उसको अपोज करे। बात समझ रहे हो, क्या है कि उसको अपोज करे। अब जैसे अगर साउथ पोल, क्योंकि इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, जैसे हम यहां से देख रहे हैं तो हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिख रही, तो हमें क्लॉकवाइज दिख रही। अब ये नॉर्थ पोल इसकी तरफ, सॉरी साउथ पोल इसकी तरफ आ रहा, तो इस कॉइल में जो ईएमएफ आएगा वो चाहेगा कि भैया ये कॉइल इसके पास में ना आने पाए। अब ये इसके पास में ना आने पाए तो उसके लिए इस कॉइल में भी जनरेट कराना पड़ेगा उसे, क्या, एक साउथ पोल। साउथ पोल जनरेट कराना पड़ेगा, तो साउथ पोल जनरेट होगा तो इसके लिए यहां पे जो करंट आएगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा बेटे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। ठीक है, यहां पे जो करंट आएगा उसका डायरेक्शन कैसा होगा, साउथ पोल होगा। क्यों होगा भैया साउथ पोल, क्योंकि इसमें साउथ पोल था, अब ये साउथ पोल जनरेट हो रहा था, तो यहां से भी देखने पे क्या लगना चाहिए उसे कि यहाँ पे भी साउथ पोल जनरेट हो, तो साउथ पोल। तो देखो यहाँ पे भी साउथ पोल था, और यहां से जब हम देख रहे हैं इसको तो ये भी हमें यहाँ पे साउथ पोल नजर आना चाहिए। साउथ पोल का मतलब यहाँ पे करंट कैसे होगी, क्लॉकवाइज। क्यों, क्योंकि ये चाहता है कि भैया इसके थ्रू फ्लक्स चेंज ना होने पाए। तो क्या है, यूजिंग लेंज लॉ आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट थ्रू कॉइल क्यू, तो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। ठीक है, कहां से, एज सीन फ्रॉम लेफ्ट साइड। अगर हम लेफ्ट साइड से देखें तब की बात कर रहे हैं, लेफ्ट साइड। ठीक है, अच्छा अगला है, इसका जो सेकंड पार्ट क्या रहा है क्वेश्चन का, कॉइल P इज मूव्ड टू द लेफ्ट, कॉइल P को लेफ्ट की तरफ मूव करवाया गया।
कीपिंग क्यू एंड आर फिक्स, फिर से क्यू और आर को फिक्स करा गया और क्यू पी को लेफ्ट की तरफ मूव करवा रहे हैं, ठीक है। विल द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, देखो भैया जैसे जैसे ये दूर जाएगा तो इसका जो पी है, पी जो मैग्नेट बन गया था उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती जाएंगी, कम होती जाएंगी, तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस, क्या होगा, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेस या फिर मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस, मैग्नेटिक फ्लक्स डिक्रीजेस, मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होगा बेटा, डिक्रीज होगा जैसे जैसे इसको हम दूर लेके जाएंगे, ठीक है। अच्छा आगे पूछ क्यों हो रहा होगा भैया, क्योंकि दूर लेके जा रहे हैं, ये कॉइल भी किसके जैसा काम कर रहा है, मैग्नेट के जैसा काम कर रहा है। अब मैग्नेट को जितना दूर लेके जाओगे उतना ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, कम हो जाएंगे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी घट जाएगा। आगे क्या कह रहा है, यूजिंग लेंज लॉ आइडेंटिफाई द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, हमें आइडेंटिफाई करना, देखो जैसे ही ये दूर जाएगा तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था ना, इसमें देखो जैसे ही ये दूर जाएगा तो ये कॉइल चाहेगा कि भैया इसके थ्रू फ्लक्स चेंज ना हो, फ्लक्स चेंज ना हो उसके लिए इस कॉइल को इसको रोक के रखना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इसको रोक के रखना पड़ेगा। इसको रोकने के लिए यहां पे जनरेट करवाना पड़ेगा उसे, क्या बेटे, एक नॉर्थ पोल जनरेट करवाना पड़ेगा, और नॉर्थ पोल जनरेट होगा इसका मतलब यहां पे जो करंट फ्लो होगी वो कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, ठीक है। तो करंट कैसे होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होगी, एज सीन फ्रॉम लेफ्ट साइड, ठीक है, जब उसे हम लेफ्ट साइड से ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ सर्कुलर रिंग ऑफ डायमीटर, एक सर्कुलर रिंग है जिसका डायमीटर है 0.2 मीटर, ठीक है, एक डायमीटर है जिसमें 0.2 मीटर डायमीटर है, तो रेडियस कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, 0.1 मीटर हो जाएगा। इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, किस में रखा गया है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया है जिसमें 0. द रिंग इज रोटेटेड अबाउट इट्स डायमीटर विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ, मतलब किस फ्रीक्वेंसी से उसे रोटेट कर रहे हैं, 60 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी से उसे रोटेट करवाया जा रहा है, ऐसे रोटेट करवा रहे हैं। इफ द रिंग हैज नंबर ऑफ टर्न्स, कितने टर्न्स हैं उसमें, 50 हैं टर्न्स, देन व्हाट इज द मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप, देखो कितना मैक्सिमम इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगा। तो देखो ये सेम उसी तरीके का क्वेश्चन है जैसे अभी हमने पीछे किया था, जिसमें एक उसको पकड़ा था, ऐसे स्ट्रेच किया था, रिलीज किया था, तो वहां पे ईएमएफ कितना डेवलप हो रहा था बेटे, वो हो रहा था बी एल ए हो रहा था ना, बी एल ए और ओमेगा साइन ओमेगा टी, देखो ऐसा ही कुछ वहां पर डेवलप हुआ था, इसी तरीके का वहां पे बना था, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, जब रिंग ऐसा टर्न लेगा, अब एक टर्न लिया, एक सेकंड, मतलब ये एक टर्न लिया, 2 टर्न लिया, 3 टर्न लिया, इस तरीके से वो रोटेट कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, इस तरीके से रोटेट कर रहा होगा। तो एक सेकंड में जितने टर्न्स ले रहा हो वो क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी कहलाता है। तो हमें यहाँ पे मैक्सिमम पूछा गया है, तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या जाएगी, यहाँ पे साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1, क्योंकि मैक्सिमम ले रहा है। तो ईएमएफ जो आएगा वो क्या आएगा, ये बी एल ए ओमेगा, एल ए क्या है, एरिया, ये क्या है, एरिया है, तो और नंबर ऑफ टर्न्स एन भी तो है, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, एन बी ए ओमेगा, ठीक है। अब नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे, 50, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड 0.4, एरिया कितना है, तो रेडियस इसका इतना है, तो एरिया सर्कुलर रिंग है ना, तो पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, मतलब पाई इंटू 0.1 इंटू 0.1। अच्छा ये ओमेगा क्या होगा, 2 पाई एफ, ओमेगा क्या होता है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2 पाई एफ होता है ना, तो 2 पाई एफ कितना है, एफ है बेटे 60 गिवन है, कितना गिवन है, 60 गिवन है, ठीक है। तो इसको पुट कर देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे और सिंप्लीफाई कर देते हैं। तो ध्यान रखना ये जो यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज किया बेटे, ये मैंने पीछे से ही यूज कर लिया है, ठीक है। तो ये जाएगा 50 इंटू 0.4 इंटू 3.14 into 0.1 into 0.1 into 2 into 3, ठीक है। तो ये आ जाएगा 236 आ रहा, 236.63 वोल्ट, ठीक है। एक बार क्रॉस चेक कर लेता हूं मैं, ये आया, ये नंबर ऑफ टर्न्स हैं, एरिया मैग्नेटिक फील्ड कितना था, 0.4 था,
एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर, पाई 3.14 इंटू एरिया आर स्क्वायर इंटू 2 पाई एफ था ना, और 2 पाई कितना 3.14 इंटू 60, तो 236 इतना वोल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें इतना वोल्ट आएगा। अच्छा, यहां पे एक और क्वेश्चन है, बी पार्ट कह देते हैं इसे। कह रहे हैं स्टेट वन कंडीशन अंडर विच इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द सर्कुलर रिंग विल बी जीरो। कह रहे हैं कि हमें एक कंडीशन बतानी है जिसमें जो कॉइल है उसके थ्रू ईएमएफ जीरो हो जाए। देखो, पहले तो समझो कि कॉइल, मान लेते हैं कि ये कॉइल ऐसा है, सपोज करो कि कॉइल ऐसा है। ठीक है, मान लेते हैं कि ये कॉइल ऐसा है, और इस कॉइल को हम फिलहाल के लिए रोटेट करवा रहे थे ऐसे, ऐसे रोटेट करवा रहे थे, ऐसे ऐसे घूम रहा था ये, ऐसे ऐसे। ठीक है, इस तरीके से रोटेट करवा रहे थे। अब अगर मैं इसी कॉइल की बात करूं, अगर बेटा, जिसको पहले ऐसे रोटेट करवाया जा रहा था, अगर मैं इसको इसकी एक्सेस के अबाउट रोटेट करवाऊं, किसके एक्सेस के अबाउट, इस एक्सेस के अबाउट रोटेट करवाऊं, मतलब जो रिंग है उसको ऐसे ही रोटेट करवा रहे हैं, ऐसे रोटेट करता जा रहा है। पहले तो वो ऐसे रोटेट कर रहा था और अभी वो ऐसे रोटेट कर रहा, इस तरीके से रोटेट कर रहा। तो यहाँ पे क्या होगा कि जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके थ्रू ऐसे पास हो रही होंगी, ऐसे इसके थ्रू जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही होंगी, तो उनमें कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा होगा, फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आ रहा होगा। अगर फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आएगा तो इसके थ्रू चेंज इन फ्लक्स कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है, और अगर चेंज इन फ्लक्स जीरो होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा, जीरो। एक कंडीशन ये। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर मैं इस कॉइल को, दूसरी कंडीशन ये, अगर मैं इस कॉइल को ऐसे इस डायरेक्शन में मूव करवाऊं, ऐसे मूव करवाऊं या फिर ऐसे मूव करवाऊं, तब भी इसमें ईएमएफ नहीं आएगा। मतलब मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसा है और कॉइल को अगर मैं ऐसे मूव करवा रहा हूं तो ईएमएफ आएगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और कॉइल को अगर मैं इस तरीके से घुमाता हूं, मतलब उसका जो प्लेन है उसको इस तरीके से घुमाया जाता है, तो ईएमएफ नहीं आएगा। दूसरी चीज कि अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है और उसी कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मूव करवाएंगे, तब भी ईएमएफ नहीं आएगा उसमें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्या रहा है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। क्या रहा, एक मेटल रॉड है जिसकी लेंथ है 2 मीटर, जिसका लेंथ है 2 मीटर, is rotated with a frequency of 60 revolutions per minute, ये per second। ये यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिया हुआ 60 revolutions per second given है। About an axis through its center perpendicular to its plane, a uniform magnetic field of 2 Tesla, magnetic field यहाँ पे 2 Tesla is perpendicular to the plane of rotation is switched on in the region, calculate the EMF induced between the center and the end of the rod। देखो क्या कह रहा है कि मान लेते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, मान लेते हैं यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या है, ऐसा। यहाँ पे हमने इसको रखा एक रॉड को जिसका लेंथ है 2 मीटर। अब ये क्या कर रहा है बेटे, ये 60 रेवोल्यूशंस कर रहा है पर सेकंड में, मतलब 60 रेवोल्यूशंस कर रहा है, कितने पर सेकंड में, 60 रेवोल्यूशंस कर रहा है, ऐसे घूम रहा है। अब कह रहे हैं कि इसका सेंटर और जो इसका एंड है, इसके अबाउट हमें मैग्नेटिक मतलब इंड्यूस ईएमएफ फाइंड करना है। तो यहाँ पे इंड्यूस ईएमएफ जो होता है भैया, यहाँ पे सिंपल सा याद रखो, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा होता है। ठीक है, तो हाफ बी कितना है 2, एल कितना है 2 इंटू 2, एल स्क्वायर था ना, एल 2 इंटू 2, और ओमेगा कितना है 60 है, तो ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये हो गया 4 और ये हो गया 60, तो ये हो जाएगा 240 वोल्ट हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 240 वोल्ट। तो आंसर हो जाएगा इसमें 240 वोल्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा, a bar magnet is moved in the direction indicated by the arrow between the two coils PQ and CD। मतलब दो कॉइल्स हैं PQ और CD, इनके बीच में एक बार मैग्नेट को मूव करवाया जा रहा है कुछ ऐसे। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन द कॉइल, इन ईच कॉइल। ठीक है, इन कॉइल में हमें करंट को बताना है कि किस डायरेक्शन में करंट आ रही है। देखो देखो यहां से अभी इसको ऐसा बना लेता हूं मैं कि ये कॉइल एक इधर है, ये हमने नॉर्थ पोल बनाया, ये साउथ पोल बनाया ऐसे,
और एक कॉइल इधर है, ठीक है। इधर हमने नॉर्थ पोल बना रखा है, इधर साउथ पोल बना रखा है। अब देखो जैसे ही ये नॉर्थ पोल दूर जाएगा, जैसे ही बेटा ये नॉर्थ पोल दूर जाएगा ऐसे, तो इसमें जो इसके थ्रू जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, कम होने लगेगा। फ्लक्स कम होने लगेगा तो ये चाहेगा कि भैया ये मैग्नेट दूर ना जाए, उसके लिए यहां पे उसे जनरेट कराना पड़ेगा क्या, साउथ पोल। साउथ पोल जनरेट होगा यहाँ पे, तो साउथ पोल जनरेट होगा, इसका मतलब यहाँ पे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट आएगी। मतलब इसमें जो करंट आएगी वो कैसे आएगी, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट फ्लो होगी। वहीं पे जब इसकी तरफ देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, जब इस साइड से देख रहे हैं हम, यहां से देख रहे हैं, यहाँ इस साइड से ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये साउथ पोल इसकी तरफ जा रहा है। अब इसके थ्रू भी जो फ्लक्स चेंज हो रहा होगा वो चाहेगा कि फ्लक्स चेंज ना हो। अब फ्लक्स चेंज ना हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि अगर फ्लक्स चेंज ना हो तो उसके लिए यहाँ पे इस कॉइल में जो पोल जनरेट होगा वो इस तरीके का आएगा कि वो इस साउथ पोल को रोक ले। तो साउथ पोल को रोकने के लिए यहाँ पे भी जनरेट करवाना पड़ेगा क्या, एक साउथ पोल जनरेट करवाना पड़ेगा ऐसे। क्यों, क्योंकि ये जो साउथ पोल बनेगा वो इस साउथ पोल को क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो जब अगर मैं ये बीच वाले एरिया से इसको देखता हूं, इधर पीछे वाली कॉइल को पी क्यू को देखता हूं, तो इसमें साउथ पोल जनरेट होगा। और वहीं पे ये बीच वाले एरिया से अगर राइट साइड वाली को सी डी को देखते हैं तो यहाँ पे भी साउथ पोल जनरेट होगा। क्यों, क्योंकि साउथ पोल इसकी तरफ जा रहा था, तो यहाँ पे भी साउथ पोल जनरेट होगा, क्योंकि ये साउथ पोल चाहेगा कि ये मैग्नेट इसके पास में ना आए। अब यहां से इस वाले में क्यों हो रहा है जनरेट साउथ पोल, क्योंकि इसका नॉर्थ पोल दूर जा रहा। अब ये कॉइल चाहेगा कि भैया मैग्नेट दूर ना जाने पाए, इसके लिए इसको यहाँ पे एक ऐसा पोल जनरेट करवाना पड़ेगा जो इस नॉर्थ पोल को रोक ले, ठीक है। तो इस वाले में यहाँ बीच वाले एरिया से देखेंगे तो यहाँ पे साउथ पोल और इस वाले में भी साउथ पोल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अ सर्कुलर लूप which are initially inside the region of inside a region of uniform and time independent magnetic field is pulled out with a constant velocity v as shown in the figure। मतलब हमारे पास एक फिगर है, इसमें एक रेक्टेंगुलर लूप है, इसको v वेलोसिटी से पुल कर रहे हैं। किस वेलोसिटी से पुल कर रहे हैं, v वेलोसिटी से पुल कर रहे हैं इस तरफ, ठीक है। तो कह रहे हैं कि v वेलोसिटी से पुल कर रहे हैं। अब कह रहे हैं स्केच द वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, कह रहे हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स, इंड्यूस करंट और पावर डिसिपेटेड, किस किस को, मैग्नेटिक फ्लक्स और इंड्यूस करंट और पावर डिसिपेटेड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम के हिसाब से हमें यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना। तो पहला जो ग्राफ प्लॉट करेंगे हम वो प्लॉट करते हैं फ्लक्स और टाइम के बीच का, ठीक है। तो फ्लक्स और टाइम के बीच का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये हमने यहां बनाना है फ्लक्स और यहां पे हम बनाएंगे टाइम। तो पहला फ्लक्स, अब देखो क्या है, जब इसको यहां से मूव करवाया जा रहा है, इसमें से जब इसे मूव करवाया जा रहा है तो इस वाले पार्ट में जो फ्लक्स है वो कैसा है बेटे, इस वाले पार्ट में इसके थ्रू, क्योंकि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करवा रहे हैं तो जो कॉइल है उसका एरिया एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा होगा। तो मतलब जितना यहाँ पे एरिया उतना ही एरिया यहाँ पे उतना ही एरिया, तो फ्लक्स क्या होगा यहाँ पे, कांस्टेंट होगा ऐसे, शुरुआत में कांस्टेंट होगा ऐसे। लेकिन जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आएगा, जैसे ही बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आएगा तो फ्लक्स क्या होने लगेगा, घटने लगेगा। फ्लक्स क्या होने लगेगा, घटने लगेगा, और ये ऐसे रहेगा और फाइनली जीरो हो जाएगा। तो शुरुआत वाले पार्ट में क्या कह रहा है कि फ्लक्स क्या है, कांस्टेंट है, फ्लक्स कांस्टेंट है। क्यों है फ्लक्स कांस्टेंट, क्योंकि भैया शुरुआत में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो v वेलोसिटी से जब मूव कर रहा है तो फ्लक्स क्या है, फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि सेम एरिया है, सेम रेक्टेंगल उसके थ्रू पास होता हुआ जा रहा है, तो एरिया में चेंज नहीं आ रहा, मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज नहीं आ रहा, तो फ्लक्स में भी चेंज नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आएगा, जैसे अगर मैं कहता हूं कि भैया ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा, और जो ये रेक्टेंगल है वो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आ रहा है, तो देखो फ्लक्स क्या होने लगेगा, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि इस सरफेस के अंदर से जो मैग्नेटिक फील्ड पास हो रहा होगा वो धीरे धीरे खत्म होने लगेगा, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा हमें बताना है इंड्यूस्ड करंट, करंट और टाइम के बीच में। तो इंड्यूस करंट हम बना लेते हैं, ये हमने इंड्यूस करंट बनाया, ये ऐसा हम इंड्यूस करंट बना रहे हैं, ये हो गया इंड्यूस्ड करंट, और यहां पे हम टाइम के बीच में बना लेते हैं टाइम।
यहाँ पे बना देते हैं। तो देखो पहले शुरुआत में फ्लक्स क्या था, कांस्टेंट था। अगर शुरुआत में फ्लक्स कांस्टेंट था तो इंड्यूस करंट आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा भैया? क्योंकि करंट आता है तब जब फ्लक्स में चेंज आता है। तो इस वाले पार्ट में तो फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं हो रहा, और अगर फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं हो रहा तो करंट इस वाले पार्ट में नहीं आएगा। समझ रहे हैं आप? इस वाले पार्ट में फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं था, इसलिए करंट नहीं होगा। अब आगे वाले पार्ट में अगर आप देखो तो आगे वाले पार्ट में क्या हो रहा है, फ्लक्स में चेंज आ रहा है, फ्लक्स घट रहा है, लेकिन एक कांस्टेंट रेट से घट रहा है। क्यों कांस्टेंट रेट से क्यों घट रहा है? क्योंकि v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो इसके आगे वाले पार्ट में क्या आएगा, इंड्यूस्ड करंट आएगी, और वो इंड्यूस्ड करंट क्या हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी, ऐसे। ठीक है। तीसरे पार्ट में कह रहा है कि हमें बनाना है पावर डेसिपेटेड एंड, ऐसे बनाना है, पावर डेसिपेटेड, पावर और टाइम के बीच में बनाना है। ठीक है, पावर और टाइम के बीच में बनाना है। ठीक है, तो ये आगे वाला पार्ट ये ले लेते हैं। अब देखो पावर में क्या होगा कि शुरुआत में करंट थी नहीं थी, इसीलिए जीरो। धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे करंट आएगी, करंट फ्लो होती जाएगी, वैसे वैसे क्या होता जाएगा बेटे, पावर बढ़ती जाएगी इसमें, ऐसा। ठीक है, तो ये हो गया। तो पावर डेसिपेटेड एंड टाइम के बीच में ऐसा ग्राफ बनेगा। ठीक है, चलिए आगे अगला पार्ट क्या कह रहा है, इफ इंस्टेड ऑफ रेक्टेंगुलर कॉइल, कह रहा है कि रेक्टेंगुलर कॉइल की जगह पे अगर हम एक सर्कुलर कॉइल ले लें, डू यू एक्सपेक्ट द सेम वैल्यू ऑफ इंड्यूस करंट। कह रहा है कि अगर हम रेक्टेंगुलर कॉइल की जगह एक सर्कुलर कॉइल लें तो क्या इंड्यूस करंट सेम होगा। स्केच द वेरिएशन, मतलब हमें फिर से इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना, तो चलो ग्राफ प्लॉट। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर कॉइल की जगह पे हमें क्या लेना है, एक सर्कुलर लूप लेना है, और सेम वही कि v वेलोसिटी से हमें उसे बाहर निकालना। ठीक है, सर्कुलर लूप है, v वेलोसिटी से हमें बाहर निकालना। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि भैया जो इंड्यूस्ड करंट होगी वो सेम होगी और कि अलग होगी, मतलब उसके बीच में हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, चलो देखो मान लेते हैं कि हमारे पास ये मैग्नेटिक फील्ड है ऐसा। ठीक है, थोड़ा बना लेते हैं ऐसे, थोड़ा और बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे ऐसा समझते हैं कि भैया ये इसके थ्रू क्या हो रहा है, कुछ फ्लक्स है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे हम बाहर लेके आएंगे तो देखो अभी क्या होगा, ये जो बाहर वाला जो एरिया इसके थ्रू क्या हो गया, फ्लक्स। अभी फिलहाल फ्लक्स क्या है, मैक्सिमम है। अभी फिलहाल फ्लक्स मैक्सिमम है, क्यों? क्योंकि इसके थ्रू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास हो रही। जैसे ही अगर हम इसे v वेलोसिटी से बाहर की तरफ लेके आएंगे तो देखो इस वाले पार्ट में कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स नहीं है। फिर थोड़ा और लेके आए तो फ्लक्स क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। फिर थोड़ा और लेके आ गए तो फ्लक्स क्या हो गया, बिल्कुल बेटा बिल्कुल भी खत्म हो गया। तो अगर मुझे यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट और किसके बीच में ग्राफ बनाना है, सॉरी फ्लक्स और टाइम के बीच में अगर ग्राफ बनाना है इस वाले केस में, तो फ्लक्स और टाइम के बीच में अगर ग्राफ बनाना है तो शुरुआत में जब वो अंदर था तो उस टाइम पे फ्लक्स मैक्सिमम था। ठीक है, अब धीरे धीरे जैसे हम उसको v वेलोसिटी से बाहर लेके आ गए तो फ्लक्स क्या होता चला गया, घटता चला गया। ठीक है, ठीक है। अच्छा क्यों घट रहा है भैया, क्यों घट रहा है? क्योंकि भैया यहां पे एरिया क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, एरिया क्या हो रहा है, एरिया में बदलाव आ रहा है। कैसे आ रहा है एरिया में बदलाव, तो इसको जरा ध्यान से देखो, एरिया में चेंज कैसे आएगा। जैसे अभी यहां पे था ना ऐसे, तो देखो अभी कितना एरिया है, ये देखो एरिया यहाँ पे कम है, अभी यहाँ पे एरिया क्या है, ज्यादा है, और यहाँ पे क्या है, एरिया और ज्यादा है। मतलब जो एरिया चेंज हो रहा है वो एक कांस्टेंट रेट से चेंज नहीं हो रहा बेटा। ठीक है, इसीलिए ऐसा बना। अब इसके बाद हमें इसी का ग्राफ बनाना है इंड्यूस करंट एंड टाइम के बीच में। ठीक है, तो इंड्यूस करंट एंड टाइम के बीच में ये हो गया इंड्यूस्ड करंट एंड टाइम। अच्छा, जब फ्लक्स शुरुआत में मैक्सिमम था और वो था तो चेंज नहीं हो रहा था फ्लक्स, तो इसलिए ऐसा। अब क्या होगा बेटे कि धीरे धीरे जैसे जैसे ये फ्लक्स, ये कॉइल बाहर की तरफ आता रहेगा, जैसे जैसे ये कॉइल बेटा ऐसे बाहर की तरफ आता रहेगा तो एरिया क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो फ्लक्स में देखो इंड्यूस ईएमएफ क्या होगा,
डी फाइव बाई डी टी होगा। ई इज इक्वल्स टू, ये फाइव को मैं क्या लिख सकता हूँ, बी ए बाई डी टी। मैग्नेटिक फील्ड क्या है, बी है, डी ए बाई डी टी। ए की जगह क्या लिख सकते हैं, पाई आर स्क्वायर रख देते हैं, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पे ये देखोगे तो ये क्या है, आर स्क्वायर के हिसाब से वेरी कर रहा है। कैसे वेरी कर रहा है, आर स्क्वायर के हिसाब से, मतलब वेरी कर रहा है ऐसे। तो कैसे होता जाएगा, ऐसा होता जाएगा। ये लीनियर नहीं बनेगा भैया, यहाँ पे ये कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा ऐसा इस टाइप का बनेगा। ठीक है, इस टाइप का बनेगा भाई। क्यों, अगर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता आर के तब ये कांस्टेंट बन जाता, लेकिन ये आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ना बेटा, इसीलिए ऐसा बन रहा है। ठीक है, तो यहां पे इंड्यूस करंट और टाइम के बीच में कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर 12 सेंटीमीटर। एक मैग्नेटिक फील्ड है, सर्कुलर वायर है जिसका रेडियस कितना है बेटे, 12 सेंटीमीटर इन रेडियस, एंड रेजिस्टेंस कितना है, 8.5 ओम है। ठीक है, रेजिस्टेंस है। चेंजेस विद टाइम एज शोन, मतलब एक कॉइल है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर है, 8.5 ओम उसका रेजिस्टेंस है, उसके थ्रू जो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है वो ऐसा हो रहा है। तो मतलब ये 0,0, यहाँ पे अगर मैं कोऑर्डिनेट्स मार्क कर दूं तो ये हो जाएगा 2,1 सॉरी 2,1, और इसका कोऑर्डिनेट्स मार्क कर दूं तो ये हो जाएगा 4,1। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप। मैग्नेटिक फील्ड क्या, प्लेन ऑफ द लूप के परपेंडिकुलर है। कैलकुलेट द इंड्यूस करंट इन द लूप, मतलब हमें इंड्यूस करंट बतानी है, एंड प्लॉट इट एज अ फंक्शन ऑफ द टाइम। प्लॉट इसको फंक्शन ऑफ टाइम के हिसाब से प्लॉट करना है। देखो क्यों टाइम के हिसाब से क्यों प्लॉट करना है, क्योंकि भैया वहां पे चेंज आ रहा है ना। तो चलो देखो, फ्लक्स इंड्यूस करंट निकालना है, तो करंट के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, पहले करंट के लिए हमें निकालना पड़ेगा ईएमएफ अपॉन रेजिस्टेंस ना, ईएमएफ निकालना पड़ेगा। तो ईएमएफ देखेंगे तो ईएमएफ क्या होगा, डी फाइव बाई डी टी होगा ना। एरिया तो कांस्टेंट है तो ये बचेगा डी बी बाई डी टी। अब हमारे पास 3 टाइम इंटरवल है, एक है 0 से 2 तक, तो 0 से लेके 2 तक का देखेंगे पहले, है ना, 0 से लेके 2 तक, ये टाइम की वैल्यू 0 से लेके 2 तक में देखते हैं। तो ईएमएफ कितना आएगा वहां पे, एरिया कितना है, लूप का रेडियस है 12 सेंटीमीटर है ना, 12 सेंटीमीटर। तो एरिया लिख लेते हैं, पाई आर स्क्वायर होता है, पाई आर स्क्वायर। तो फिलहाल के लिए एरिया को ए रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ए के हिसाब से कर लेंगे, हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालनी तो निकाल लेंगे। ठीक है, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा, एरिया B2 माइनस B1 बाई T2 माइनस T1, और ये -1। ठीक है, B2 क्या है, ये B1 कितना है 0,0। अगर मैं इस वाले पार्ट को ले लूं तो ये ईएमएफ क्या आएगा, ये एरिया को ए लिख लेते हैं, और B2 क्या है 1, B1 कितना था 0, T2 कितना है, T2 है 2, T1 कितना है, T1 है 0। तो ये हो जाएगा A/2, A/2 कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। पाई कितना है, और ये नेगेटिव आ रहा होगा ना, ये नेगेटिव आ रहा होगा। पाई कितना है, ये इसको फाइंड कर लेते हैं, 3.14, रेडियस कितना है 12 सेंटीमीटर, मतलब ये आ जाएगा 0.045 वोल्ट, नेगेटिव में आ रहा होगा। ठीक है, अब ये तो इस वाले पार्ट में आ रहा ना। अब दूसरे पार्ट में 2 से लेके 4 तक में देख लेते हैं, 2 से लेके 4 तक वाले पार्ट में देखते हैं। तो ईएमएफ क्या आएगा 0, क्यों, क्योंकि इस वाले पार्ट में फ्लक्स क्या है, चेंज ही नहीं हो रहा, 0 हो रहा है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, तीसरे पार्ट में 4 से लेके 6 तक देख लेते हैं। तो 4 से 6 तक क्या आएगा, E इज इक्वल टू माइनस ए डी बी बाई डी टी आएगा, माइनस ए कितना था, एरिया था पाई आर स्क्वायर। अच्छा, यहां पे क्या है, ये हो जाएगा 6,0। तो इस वाले का स्लोप निकालेंगे तो क्या होगा, स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये
x1 हो गया, ये y1 हो गया, ये x2 हो गया, ये y2 हो गया, तो कितना आएगा 0 - 1 अपॉन 6 - 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा -½ माइनस प्लस हाफ पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो सेम यही आ जाएगी, तो ये पॉजिटिव आएगा 0.045। अब देखो मुझे यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करना है। क्या प्लॉट करना है बेटे? ग्राफ प्लॉट करना है। किस किस के बीच में ग्राफ प्लॉट करना है? देखो यहाँ पे इंड्यूस्ड करंट और ग्राफ के बीच का, इसका बीच का ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, तो पहले देखो 0 से लेके 2 तक ईएमएफ कितना था? -0.045 वोल्ट, ये था ना ये। तो करंट कितना हो जाएगा? -0.045 अपॉन 8.5 ओम था ना, 8.5। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 0.045 डिवाइडेड बाय 8.5, यह जाएगा 5.3 इंटू 10⁻³ एम्पेयर। 2 से लेके 4 तक ईएमएफ कितना था? 0, तो करंट भी हो जाएगा 0। 4 से लेके 6 तक ईएमएफ था पॉजिटिव 0.045, तो करंट भी हो जाएगा, मतलब सेम यही आएगा लेकिन पॉजिटिव। यहाँ पे तो नेगेटिव था, यहाँ आएगा पॉजिटिव, जो क्या आएगा 5.3 इंटू 10⁻³ अब यहाँ पे मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे? तो देखो 3 टाइम इंटरवल लेना है। एक हो गया 0, एक हो गया 2, ये हो गया 4, ये हो गया 6। ठीक है, अब देखो इसमें कैसे प्लॉट करेंगे। इस वाले पार्ट में माइनस में, नेगेटिव में कितना है? नेगेटिव, ये हो गया, ये देखो, ये यहाँ इंड्यूस करंट लिखा हुआ हमने, इंड्यूस्ड करंट लिखा हुआ, और बेटा यहाँ पे हमने टाइम लिखा हुआ। ठीक है, तो इसमें कितना आ गया? इतना आ गया नेगेटिव। और 2 से 4 तक है ही नहीं, करंट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ईएमएफ 0 आ रहा। 4 से लेके 6 तक 5.3 इंटू 10⁻³ आ रहा है, तो वो ऐसे प्लॉट कर देता हूं, पॉजिटिव है ना, ये आ गया। ठीक है, तो पॉजिटिव था तो इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। ये नीचे हो गया -5.3 इंटू 10⁻³ और ये पॉजिटिव है, तो 5.3 इंटू 10⁻³ एम्पियर। ठीक है, अच्छा इसमें एक और पार्ट कह रहा है, शो दैट लेंज लॉ इज अ कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या है? क्या शो करना है? कि लेंज लॉ कंसिक्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से है। क्या शो करना है? शो करना है लेंज लॉ इज द कंसिक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो कंसिक्वेशन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है? देखो एनर्जी क्या है, मतलब जब हम उसको मूव करवाएंगे, मतलब जब ईएमएफ चेंज होगा तो उसके थ्रू करंट कितनी होगी, मतलब चेंज इन कितना आएगा? ½ Li²। ठीक है, ये होता है किसी इंडक्टर के थ्रू कितना एनर्जी स्टोर है। अभी शुरुआत में करंट है ही नहीं, तो एनर्जी 0। करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, करंट की वैल्यू बढ़ती जाएगी, तो यू की वैल्यू भी क्या होती जाएगी बेटे? पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और अगर करंट नेगेटिव आएगी तब भी पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा? पॉजिटिव। अगर करंट पॉजिटिव आएगा तब भी पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, द करंट इन अ प्राइमरी कॉइल ऑफ अ पेयर ऑफ कॉइल्स चेंजेस फ्रॉम 7 एम्पियर टू 3 एम्पियर इन 0.4 सेकंड, द म्यूचुअल इंडक्शन। अच्छा ये तो पहले भी किया है ये क्वेश्चन, इसी वाले वीडियो में। इसका आंसर तो 550 वोल्ट आ रहा था। ठीक है, तो ये कुछ हमने पीवाईक्यूज करे बच्चों इसमें, और नई वीडियो में मिलेंगे कुछ और क्वेश्चंस के साथ। तब तक बने रहिए बच्चों ज्वालपा कोचिंग क्लासेस के साथ। टिल देन बाय बाय।